हेलो एवरीवन, मैं करने वाला हूँ रॉ के जो लेटेस्ट एपिसोड है 11 अप्रैल के एपिसोड का रिव्यू। एक एक मैच के बारे में मैं बात करूँगा, एक एक स्टोरी लाइन के बारे में मैं बात करूँगा, एक एक रेसलर का जो कैरेक्टर बिल्डअप है उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो इस एपिसोड में आपके लिए बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि स्टोरी लाइन कैसे चल रही है, आगे क्या हो सकता है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आप एक रेसलिंग के फ़ैन हैं, आप WWE को फॉलो करते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाली है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अभी भी हमारा रेसलमेनिया का जो फीवर है वो उतरा नहीं है और कई बार वही स्टोरी लाइन आज भी रॉ पे चल रही है कि रेसलमेनिया में क्या स्टैट्स थे वो हमको देखने को मिलते हैं। और अब इसके आगे रेसलमेनिया के बाद जो नेक्स्ट पेपर व्यू है रेसलमेनिया बैकलैश, तो बैकलैश से मतलब ही ये है कि जो लोग हार गए हैं वो रीमैच करते हैं या कुछ ना कुछ रेसलमेनिया की ही स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है। पहले इस पेपर व्यू का नाम सिर्फ बैकलैश हुआ करता था, लेकिन अब इसको रेसलमेनिया बैकलैश कर दिया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैकलैश से मतलब ही सेम है कि वो मैचेस होंगे जो कि पूरी स्टोरी लाइन कंटिन्यू नहीं हो पाई रेसलमेनिया में। रॉ की शुरुआत होती है रे मिस्टीरियो के साथ। रे मिस्टीरियो आकर कुछ बोलते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोल पाते। डोमिनिक मिस्टीरियो आके उनको इंटरसेप्ट करते हैं। इतनी देर में उन लोग के बीच में कहासुनी होती है। डोमिनिक मिस्टीरियो का ये कहना था कि वो रेसलमेनिया में उनसे जीतने ही वाले थे, लेकिन बैड बनी ने आके उनकी जीत को रोक लिया। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। डोमिनिक मिस्टीरियो जो है एक चेन से रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन बैड बनी जो थी कमेंट्री टेबल पे बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहते वो चेन डोमिनिक मिस्टीरियो से ले ली। उतनी देर में रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया। इतना बोलते ही रे मिस्टीरियो डोमिनिक को ये बताते हैं कि उन्होंने बैड बनी पे हाथ लगा के बहुत बड़ी गलती करी है और बैड बनी अब अगले वीक रॉ पे आएंगे और पूरी जजमेंट डे विल पे फॉर इट। और बैड बनी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बैड बनी प्यूर्टो रिको के एक रैपर हैं, एक आर्टिस्ट हैं और वर्ल्ड फेम है उनके पास, और रेसलमेनिया बैकलैश के वो होस्ट भी हैं क्योंकि रेसलमेनिया का ये जो बैकलैश इवेंट है ये पुर्टो रिको में ही होने वाला है। और रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक को उसके बाद मैच के लिए चैलेंज किया वहीं पे उसी समय, तो डोमिनिक ने फिन बैलर को नॉमिनेट किया रे मिस्टीरियो के मैच के साथ। इन दोनों का मैच काफ़ी अच्छा चला, लेकिन डोमिनिक ने फिर से बार बार मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करी। उनके पास वही चेन थी जो हमको रेसलमेनिया में दिखी थी और उन्होंने रे मिस्टीरियो के ऊपर एक बार अटैक करने की कोशिश करी पर वो बच गए। लेकिन दूसरी बार जब रेफरी का ध्यान भटका हुआ था, रे मिस्टीरियो रिंग के बाहर थे, उन्होंने स्टील से उनके ऊपर अटैक किया। फिन बैलर ने अपना फिनिशर लगा के रे मिस्टीरियो को हरा दिया। रॉ में और भी बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट थे हमारे पास। बैकस्टेज मूवमेंट में लीटा हमको इंजर्ड दिखी थी, उन पे किसी ने अटैक किया था लेकिन ये नहीं पता चला था कि किसने अटैक किया है। रॉ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप इस बार रॉ पे थी, हम सबको पता था। लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगस के चैलेंजर थे। तो लीटा को इस मैच में ट्रिश स्ट्रैटस ने रिप्लेस किया था और ट्रिश स्ट्रैटस ही पिन हो जाती हैं और रॉ वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगस बन जाती हैं। अब इसके बाद बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रैटस में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। बेकी लिंच कहती है कोई बात नहीं, आपसे हो गया, लेकिन तभी एक हमको सरप्राइज़ देखने को मिलता है। ट्रिश स्ट्रैटस बेकी लिंच पे अटैक कर देती है और वहाँ से निकल जाती हैं। बैकस्टेज में ब्रायन सैक्सटन जो है बेकी लिंच से ट्रिश स्ट्रैटस से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिश स्ट्रैटस बिना कुछ बोले निकल जाती हैं। कोडी रोड्स का एक सेगमेंट हुआ था रॉ पे जहाँ पे उन्होंने ब्रॉक लेसनर ने जो उन पे अटैक किया था पिछले रॉ पे उसको एड्रेस किया था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि लास्ट वीक पे रॉ पे कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का टैग टीम मैच था सोलो सिकोवा और रोमन रेंस के खिलाफ। मैच शुरू होता उससे पहले ही ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पे इतना अटैक किया, इतना मारा कि कोडी रोड्स को स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ गई थी। सारे रॉ के ऑफिशियल्स बाहर आ गए थे और कम से कम 10-15 मिनट तक उन पे ये असॉल्ट चलता था। तो कोडी रोड्स का ब्रॉक लेसनर के बारे में ये कहना था इस हफ्ते के रॉ में कि ब्रॉक लेसनर एक फॉर्मर UFC चैंपियन है, फॉर्मर WWE चैंपियन है, फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है। उनके कई सारे एक्colades उन्होंने गिनाए और उन्होंने ये भी बोला कि वो ब्रॉक लेसनर से डरते हैं जैसे कि बाकी रेसलर्स डरते हैं। उनका इसके बाद ये कहना था कि वो ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया बैकलैश में एक मैच करना चाहते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उन्होंने ये भी बोला कि वो ब्रॉक लेसनर को अपना विक्टिम बनाएंगे। उनका ये कहना है कि मैं ब्रॉक लेसनर से डरता ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे मैच नहीं करूँगा। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या हमको कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया बैकलैश में देखने को मिलता है या नहीं। हमारे पास ऊसोस का मैच हुआ था ओटिस और चैट केबल के साथ जो कि अल्फा एकेडमी टीम के हैं। तो अल्फा एकेडमी टीम में जो ओटिस हैं उनका एक थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न और एक थोड़ा सा स्पाइस अप किया जा रहा है मैक्सिमम मेल मॉडल के साथ, जहाँ पे उनको मैक्सिमम मेल मॉडल रिक्रूट करना चाहते हैं। मैच शुरू होता है ऊसोस और अल्फा एकेडमी के बीच में। तो
पहली बार मैंने ऊसोस को फेयर एंड स्क्वायर मैच जीतते हुए देखा। कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने अपना फिनिशर चैट केबल पे लगाया और वो ये मैच जीत जाते हैं। ये मैच कोई भी टैग टीम चैंपियनशिप किसी भी स्टिपुलेशन के लिए नहीं था। बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, ये एक ऐसा मैच था जो कि एक हैवी वेट मैच हम जिसको कहते हैं। मैच शुरू होता है, बॉबी लैशली अपने कुछ मूव्स लगाते हैं, ब्रॉन्सन रीड बॉबी लैशली पे कुछ मूव्स लगाते हैं, लेकिन ये मैच ख़त्म हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में। दोनों रेसलर्स रिंग के बाहर थे, रेफरी ने 10 काउंट कर दिया और ये पूरा मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाता है। रॉ के कम से कम 10 रेफरीज़ को बाहर आना पड़ता है, इन दोनों को अलग कराना पड़ता है और इस तरीके से इनका ये मैच ख़त्म होता है। इस मैच की खास बात ये थी कि हमको बॉबी लैशली की तरफ से कुछ हाई पावर मूव्स देखने को मिले। ब्रॉन्सन रीड ने भी टॉप ऑफ द रोप जाके बॉबी लैशली पे कुछ अच्छे अच्छे मूव्स लगाए। ब्रॉन्सन रीड मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। उनकी सबसे खास बात ये है कि वो काफ़ी एथलेटिक मूव्स लगाते हैं, वो काफ़ी ओवर द टॉप रोप मूव्स लगाते हैं जो कि उनके वेट के रेसलर्स उतनी आसानी से हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये उनकी एक खास बात है। हमारे रॉ के मेन इवेंट में सोलो सिकोवा और केविन ओवेंस के बीच में मैच था। अब केविन ओवेंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से ही इंजर थे क्योंकि सोलो सिकोवा ने उनको बैक स्टेज में अटैक करके उनके पैर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा कंटेनर गिरा दिया था। मैंने आपको स्मैकडाउन के रिव्यू में ये पूरी बात बताई थी और अभी तक अगर आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैच के शुरुआत से ही सोलो सिकोवा ने केविन ओवेंस के उसी पैर पे अटैक करना शुरू किया और केविन ओवेंस इसी वजह से चल भी नहीं पा रहे थे, दौड़ भी नहीं पा रहे थे और अपने मूव्स भी नहीं लगा पा रहे थे। और जिमी और जे ऊसो रिंग पे थे। केविन ओवेंस ने एक बार जब वो रिंग के बाहर गए तो जे ऊसो को नॉकआउट कर दिया। कई बार उन्होंने जिमी ऊसो को भी नॉकआउट किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों लोग मैच के अंदर इन्वॉल्व होंगे ज़रूर। लास्ट में नंबर्स गेम केविन ओवेंस पे भारी पड़ते हैं और मौका देखते ही जिमी ऊसो केविन ओवेंस को एक सुपर किक लगा देते हैं रिंग के बाहर से ही और फिर समोवन स्पाइक देके सोलो सिकोवा केविन ओवेंस के ऊपर विक्ट्री कर लेते हैं। अब विक्ट्री के बाद उनका असॉल्ट शुरू होता है। जिमी ऊसो जे ऊसो केविन ओवेंस को मारना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हमारा कैमरा घूमता है और हमको दिखता है कि सैमी ज़ेन और मैट रिडल दोनों अरीना के अंदर भागते हुए आ रहे हैं। वो भागते हुए आते हैं, उनकी म्यूज़िक बजती है, वो रिंग में आते हैं और पूरी रिंग वो क्लियर कर देते हैं। कई बार सोलो सिकोवा, सैमी ज़ेन और जे ऊसो मार खाते हैं। वो लोग कई बार रिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों के आगे ब्लड लाइन की एक नहीं चलती है। केविन ओवेंस अपना स्टनर भी लगाते हैं जिमी ऊसो के ऊपर और जैसे ही जो है सैमी ज़ेन हेलुआ किक मारने जाते हैं जे ऊसो को, सोलो सिकोवा उनको बाहर खींच लेते हैं और इस तरीके से ये सेगमेंट ख़त्म होता है। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मैच सेटअप होता हुआ दिख रहा है। ब्लड लाइन के 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग सोलो सिकोवा, एड ऊसो और इस तरफ मैट रिडल, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। तो ये एक बहुत अच्छी स्टिपुलेशन हो सकती है। पॉल हेमन ने बैक स्टेज में आके इसके बारे में हमको थोड़ी बहुत हिंट भी दी थी, तो हो सकता है हमको रेसलमेनिया बैकलैश में ये एक ऑफिशियल मैच देखने को मिले जहाँ पे ये 2 टीमें आपस में लड़ेंगी। वुमेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था जो कि अब इवांका स्काई जिसको जीत गई हैं और अब वो बियांका ब्लेयर को जाके चैलेंज करेंगी रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए। तो इस मैच में एक खास ट्विस्ट मुझे ये नज़र आया कि इवांका स्काई की जगह पहले बेली इस मैच में लड़ना चाहती थी जिससे वो जाके बियांका ब्लेयर को चैलेंज कर पाए, लेकिन जैसे ही वो रॉ के जनरल मैनेजर से बात कर रही थी तो उनके टीम मेंबर्स ने थोड़ी बगावत कर दी और ये बोला कि नहीं, आप हमारा नाम बोलो, आप अपना नाम क्यों बोल रहे हो। ये देख के बेली ने उनको रिप्लेस कर दिया, अब वो जीत भी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब डैमेज कंट्रोल की भी स्टोरी लाइन में कुछ ट्विस्ट आएगा, उन तीनों में भी कुछ हो सकता है क्योंकि मुझे बेली खुश नहीं लग रही थी जैसे ही इवांका स्काई ये मैच जीती हैं। तो ये हमारा पूरा रॉ था। मैंने आपको एक एक सेगमेंट के बारे में बता दिया, एक एक स्टोरी लाइन के बारे में मैंने आपको बताया, एक एक रेसलर के बारे में मैंने आपको बताया। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारा कंटेंट मैंने एक्स्ट्रा प्लान करके रखा हुआ है जहाँ पे मैं आपसे कुछ मेमोरेबल और आइकॉनिक मोमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ रेसलिंग के अंदर ही। और भी अगर आपके मन में कोई आइडिया है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि मैं उस पर अगर कोई वीडियो अगर मैं लाऊँ तो कमेंट करके मुझको बताइए। और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आज की रिव्यू में आपको सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा और क्या आप ये चीज़ें लाइव कभी देखे हैं पहले या देखना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू ऑल।